और चलिए इस बीच में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दीपक जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपकी चर्चा को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर दीपक अग्रवाल जो कि मनोचिकित्सक है। दीपक जी, सवाल इस बात का है कि आज सबसे ज्यादा एक मानसिक तौर पर प्रताड़ना दिख रही है या फिर परेशानी दिख रही है। आज की परिस्थिति में आपका सजेशन क्या होगा? हमारे साथ और भी कुछ डॉक्टर हैं, उनसे भी मैं तारुफ आपको कराऊंगा। तमाम दर्शकों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए, ताकि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंच पाए। दीपक जी, देखिए, दो चीजें हैं। इस महामारी के लिए या तो एक तो है इसका प्रिवेंशन और एक ट्रीटमेंट। जी सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रिवेंशन है। अगर हम इसे अब इसी लेवल पर, यानी कि अपने आप को इन्फेक्शन होने से रोक पाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और इसके लिए गाइडलाइन पहले से है कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हाथों को अपने सैनिटाइज करके रखना, तो और अपने आप को जितना कम से कम, जितना जरूरी हो, जितना कम से कम बाहर निकले उतना अच्छा है। जितना जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। और इसके लिए मैं क्योंकि हमारे गुड़गांव में, फरीदाबाद में इसका एक तरह से बहुत बुरी तरह सैलाब आया हुआ है इस जी जिस घर में देखो 3-4 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि कुछ टाइम के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए लॉकडाउन लग जाए, तो उससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। एक तो प्रिवेंशन हो गया ये। दूसरी चीज होती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी कमी है इस समय, कि जिस बंदे को कोरोना होता है सबसे पहले भाग के हॉस्पिटल जाना चाहता है। सबसे पहले चाहता है कि मेरा एडमिशन हो जाए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायज। इस पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इतने पेशेंट हैं और बेड की क्राइसिस है। तो किस पेशेंट को एडमिट करना है, इस चीज का ट्रायज होना बहुत जरूरी है। एक गवर्नमेंट के लेवल पर एक इस तरह का एक सेटअप होना चाहिए, जिसके थ्रू ही पेशेंट को किसको एडमिट होना है ये डिसाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसका 95% से ऊपर सैचुरेशन है, वो भी चाहते हैं कि मैं एडमिट हो जाऊं बस, क्योंकि एडमिशन इज नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो आप घर पर भी कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, आपका सैचुरेशन बहुत बुरी तरह फॉल कर रहा है, तो तब तक आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जी ट्रीटमेंट की जरूरत तभी है जब सैचुरेशन बहुत बुरी तरह फॉल कर रहा है, इतना है कि ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चल रहा, तब आपको इवन ऑक्सीजन के साथ भी आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त देखिए स्थिति ठीक नहीं है और पूरे देश के कुछ हालात वैसे ही हैं। इसमें सरकार, डॉक्टर्स, व्यवस्था देने वाले प्रशासनिक टीम के लोग वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। कमियां कई जगह पर रह जाती हैं इतने बड़े देश में, लेकिन वहां पर एक जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति की भी होती है। ये सवाल जब हम उठाते हैं तो कई बार इसको लेकर लोग नकारात्मक तौर पर हमें भी देखते हैं कि आप अव्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। हम ये नहीं कहते कि वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लेकिन चूंकि चिकित्सा क्षेत्र की बहुत जानकारी एक आम व्यक्ति को नहीं होती है, वहां पर वो अचानक से इन परिस्थितियों में परेशान हो जाता है मानसिक तौर पर। उसको किस तरीके से उस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, खुद के लिए, परिवार के लिए और लोगों के लिए, हम इस पर भी चर्चा को फोकस रखेंगे। डॉक्टर कुणाल दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर पिंकेश जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कुणाल दास, जो बात डॉक्टर दीपक कह रहे हैं, वाकई आज की स्थिति को अगर हम देखें तो रेमडेसिविर के पीछे लोग भागे पड़े हैं। बहुत सारी और दवाइयां विकल्प के तौर पर वो देख रहे हैं। ऑक्सीजन जिसका 95 प्लस भी है वो भी कई बार परेशान दिखता है, जिसका 90 से कम है वो तो परेशान होगा ही, जरूरी है उसका परेशान होना। लेकिन अक्सर यहां पर कई केसेस दिखाई दिए कि लोग बिल्कुल भागते हुए दिख रहे हैं। क्या ये एक सेंटिमेंटल माइंडसेट बन जाता है और लोगों को लगता है कि नहीं ये होना जरूरी है, या फिर इससे बचने के लिए वो खुद भी कुछ कर सकते हैं, अस्पतालों में जाकर ही इलाज होगा, ये जरूरी नहीं है? डॉक्टर कुणाल। नमस्कार सर। देखिए, इस समस्या के बारे में हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कोरोना या कोई भी पेंडेमिक होती है वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर का इशू नहीं है, वो एक सोशल इशू है। अभी क्या है कि इतना बड़ा देश, इतनी सारी पॉपुलेशन, ये हमें इसका रूट कॉज ढूंढना है कि हर किसी को ये लगता है कि कल बेड नहीं मिलेगा, आज ही जाकर बुक कर लो जी, रेदर देन थिंकिंग कि आप बेड को बुक कर लेंगे, पहले से सीट घेर लेंगे या डिस्चार्जिंग होना चाहेंगे। ये एक तरह का दूसरे किसी का डिनायल कर देना है जिसको ज्यादा जरूरत है। मेरी पहले भी कुछ जगह बात हो रही थी अपने फ्रेंड से, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश डिफरेंट है, ठीक है। हमने सोचा कि हम रातों रात 10 लाख
बेड बना देंगे, जब पेंडेमिक चला जाएगा तो हम उस बेड का क्या करेंगे? ये सोशल इशू है, इसको सोशल तरीके से ही हल करना चाहिए। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। सजेशन है कि हमारे पास क्या है, आज के दिन में सारे स्टेट्स ने पोर्टल बना दिए कि हमारे ये हॉस्पिटल है, ये बेड अवेलेबल है। आपने सॉल्यूशन बना दिया, प्रॉब्लम हमने पब्लिक के हाथ में छोड़ दी। हर कोई उस पोर्टल को यूज कर रहा है, तो पोर्टल ओवर क्राउडेड है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्राइज फैमिली कर रही है कि इसको एडमिट करवा दो क्योंकि वी कैन अफोर्ड और ये फ्री हो जाएगा, या फिर हम रिस्क नहीं लेना चाहते। सोशल इशू में आपकी अपनी प्रायोरिटीज नहीं होती है। मेरा अपना सजेशन है कि वी हैव सम गुड स्ट्रेंथ इन इंडिया, लाइक हमारे पास बहुत अच्छा विलेज सिस्टम है जिसके सरपंच है, हम पिछले बार न्यूज में सुन रहे थे, पीएम फंड सीधा सरपंच को पहुंच रहा है। व्हाई नॉट टू क्रिएट अ सोशल इशू, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, कि हर विलेज में हर सरपंच 20 बेड, चाहे वो मंदिर में हो, बैरन लैंड पे हो, खेत में हो, आइसोलेशन बेड रेडी कर दे, जिसमें 3 वॉलंटियर रेडी कर दे, 2 गाड़ी रेडी कर दे अपने फंड से उस विलेज के लिए। जो भी आइसोलेशन होम आइसोलेशन चाहते हो होम में, नहीं चाहते हो उस आइसोलेशन सेंटर में एडमिट हो। और ऐसे 5 विलेज पर एक नोडल अफसर हो डिस्ट्रिक्ट में, जिसको वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस से, वीडियो मॉनिटरिंग से वो मॉनिटर कर सके कि सैचुरेशन कितना है। वो नोडल अफसर सीएमओ को रिपोर्ट करे और सीएमओ के पास बेड की जानकारी है, तो हम अननेसेसरी रेफरल या अननेसेसरी सर्च ऑफ हॉस्पिटल को मिटिगेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अभी बहुत पैनिक है, पेनफुल है कि एक अटेंडेंट गाड़ी में बैठ के घूम रहा है कि इसको इस हॉस्पिटल ले जाओ, वहां मना कर दिया, उधर ले जाओ, वहां मना कर दिया, एंड उसको एज इफ लाइक डेथ पीछा कर रही है और हम आगे आगे भाग रहे हैं, हमें सहारा नहीं मिलता। आप बिलीव कीजिए, आज से 5 साल बाद तक इसका इतना मेंटल इफेक्ट होना है पॉपुलेशन पे, क्योंकि हमने रेफरल बेस को अभी करेक्ट नहीं किया है। आई स्ट्रांगली अर्ज कि हमारे विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे बिना रेफरल कोई भी पेशेंट कहीं पर ना जाए। और रेफरल के लिए हम नोडल अफसर के बाद वॉलंटियर, स्टाफ नर्सेस, डॉक्टर, पढ़े लिखे कोई भी, पेंडेमिक में ज्यादा डिग्री मायने नहीं रख रही। जो आईसीयू में है उनको स्पेशल केयर चाहिए, बाकी सबको सपोर्ट चाहिए, सैचुरेशन मॉनिटरिंग चाहिए, वाइटल्स देखिए। डॉक्टर कुणाल, आपने जो बातें रखी है उसको अगर मैं समझ पाऊं तो देखिए आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपने एक अच्छा उदाहरण दिया कि आज हम सारी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना और हो जाना चाहिए। कल को ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो उसका यूज क्या होगा, हमें ये भी सोचना होगा। लेकिन एक आम व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है वो चाहता है, एक आम भारतीय चाहता है कि क्यों ना उसको ऑक्सीजन मिले, क्यों ना उसको सुविधाएं मिले। इसके कई पैमाने आजकल कई तरीके की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से लोगों ने पेड़ों का कटाव किया, आज प्रकृति सोशल मीडिया के जरिए चर्चा दिखा हो रही है कि प्रकृति कह रही है कि शायद अगर इन चीजों को रखा होता, बेहतर तरीके से इसमें वृद्धि की होती, तो अपने आप में प्रकृति ही बहुत कुछ देने के लिए तैयार थी और दे भी रही थी। हमने खुद अव्यवस्थाओं को बढ़ाया और आज हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें अचानक से मिल जाए। इसमें सरकारों की भी कमी हो सकती है, लेकिन साथ साथ समाज की भी कमी है। आपने उदाहरण दिया कि कैसे गांव में, मंदिरों में या फिर कुछ सभागार होते हैं, वहां पर एक अच्छी व्यवस्था छोटे छोटे स्तर पर हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अस्पताल ही जाए इस पेंडेमिक में, ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर पिंकेश, मुझे लगता है कि बहुत संभव आप भी सहमत होंगे जो बात डॉक्टर कुणाल ने कही है, अच्छा उदाहरण दिया। जो आईसीयू में है उसके लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस पेंडेमिक में एक सपोर्ट चाहिए और हल्का सा वो सपोर्ट ही उनको बेहतर कर सकता है। शायद इस बात पर भी हमें फोकस करना होगा, सबको सोचना होगा। बिल्कुल ठीक कहा, सही मुद्दा आपने उठाया है। हर मरीज को आईसीयू की जरूरत नहीं है, हर एक को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 90% से ज्यादा जो मरीज हैं उनकी हालत गंभीर नहीं है, उनको सपोर्टिव केयर ही चाहिए। और सबसे बड़ी उनको चाहिए मेंटल सपोर्ट। उन्हें पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। पैनिक क्रिएट करने से वो अननेसेसरली उन्हें हफड़ा दफड़ी लगती है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, हमें वेंटिलेटर बेड की जरूरत पड़ सकती है, हमें आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। 90% से ज्यादा जो मरीज हैं वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं। उनको मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, और अगर उनको जो है हम टेली कंसल्टेशन से ही उनको अगर हम एडवाइस कर दें, उनको दवाइयां बता दें, उनको जो खान पान है, उनका रहन सहन है, और जो डेंजर साइन है, जिन केसेस में उनको डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना है, अगर हम उन पेशेंट्स को ये बता दें
तो हमारे 90% जो मरीज हैं वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे जी। और हमारे जो सिस्टम है उस पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ेगा, जोर नहीं पड़ेगा। हमारा सिस्टम कोलैप्स इसलिए है कि हर मरीज जो है वो अस्पताल में भर्ती चाहता है, उसे लगता है कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ जाए, कहीं मेरी जान ना निकल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मोस्टली जो ज्यादातर मरीज हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकते हैं, और उनको उस बारे में अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको एक हम सिस्टम बनाए जो उनको फोन नंबर दें, उनको वीडियो कॉलिंग के जरिए उनको हम समझाएं। उस बात की भी कमी हमारे सिस्टम में, स्पेशली जो सरकारी तंत्र है उसमें देखी जा रही है कि इन मरीजों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो ट्रीटिंग टीम है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनके जो सवाल हैं उनको बार बार उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा है, और जो बेसिक सी दवाइयां हैं वो तो आराम से मिल रही हैं, लेकिन हर जो रेमडेसिविर वगैरह है इनका जो रोल है ट्रीटमेंट में वो भी डाउटफुल है, और बहुत ही गंभीर मरीजों में ही इनकी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम जो आम आदमी है उसको हम कोई नंबर दें, उसको हम कोई ऐसा सेटअप बनाएं कि जो डॉक्टर से आराम से वो जो है वो कांटेक्ट कर ले। सिर्फ सरकारी तंत्र ही नहीं, इसमें प्राइवेट तंत्र का भी हमें रोल लेना पड़ेगा। बिल्कुल, प्राइवेट बिल्कुल। डॉक्टर्स की भी मदद लेनी पड़ेगी। सरकार के अलावा जो है हम देखते हैं कि 70% लोग जो है वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इसमें IMA का और प्राइवेट डॉक्टर्स का भी फर्ज है कि इन लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, और कोशिश करें कि अगर हम कम कंसल्टेशन लेके या फ्री में इन लोगों का मदद करें तो हिंदुस्तान की और इंडिया की हमें मदद होगी, भारत माता की मदद होगी, उनके लोगों की मदद होगी, और जो उसके सिटीजन हैं उनकी मदद होगी। इस पेंडेमिक में हम सबको, आम लोगों की, और जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, उनको क्या ट्रीटमेंट है। हम डॉक्टर्स का फर्ज बनता है कि हम प्राइवेट वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आके इन सब लोगों की मदद करें, और ज्यादा से ज्यादा। देखिए डॉक्टर पिंकेश, आपने बहुत अच्छी बात कही, और उसमें आपने एक जो पॉइंट उठाया है, मैं जरूर इस पॉइंट पर चर्चा करना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, फेमिफ्लू की जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को यह पता कैसे चले? उसका अगर तंत्र सही होता, जिसमें सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट तंत्र हो, वो अगर ढांचा बेहतर हो सकता है या होता, तो शायद लोग भी इस बात को समझते। डॉक्टर दीपक, शायद ये बात बिल्कुल सही है डॉक्टर पिंकेश की। उन्होंने जो कहा कि आज IMA की भूमिका, एक प्राइवेट डॉक्टर की भूमिका, सरकारी तंत्र की कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो है कि उस व्यक्ति को पता चले, उस व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे, चाहे जिस माध्यम से एक ऐसा डेवलपमेंट किया जाए ताकि उसको एहसास हो कि भाई मुझे अभी रेमडेसिविर की जरूरत नहीं, और अगर मैंने ले लिया तो इससे नुकसान ज्यादा है, बचाव कम होगा, लेकिन ये जानकारी तो उस तक पहुंचे, ये कमी तो है। देखिए, डॉक्टर पिंकेश ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को इस समय रेज किया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को भी, अभी हम देखिए, हम लोग तो एलिगेशन लगा रहे हैं पेशेंट पे, सारी सोसाइटी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई आप हॉस्पिटल मत जाओ, आप रेमडेसिविर मत लो। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि कल उसको, पेशेंट भी ये चाहते हैं कि कल अगर मेरे को बेड की जरूरत है तो मेरे को बेड मिलना चाहिए, या कल मेरे को रेमडेसिविर की जरूरत है तो रेमडेसिविर मिलना चाहिए। तो ये डॉक्टर पिंकेश की बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमें उनको एंश्योर करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे फिजिशियंस। देखिए, आई एम न्यूरोसर्जन, लेकिन उसके बाद भी मेरे को ये पता है कि क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मैं भी, जितने भी मेरे पास फोन आते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ सुबह शाम मेरे को फोन करके अपनी स्थिति के बारे में बताइए, और मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। अगर कोई चेंज करना होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो मैं बताऊंगा। दैट इज द थिंग। इस समय यही करना है कि सारे फिजिशियंस को अपने पेशेंट्स को ये कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ, मैं अवेलेबल हूँ आपकी परेशानी के लिए। और देखिए, ये बिजनेस सर्कल है। पेशेंट भी अगर रेमडेसिविर के पीछे, एडमिशन के पीछे, ऑक्सीजन के पीछे भागना बंद करेंगे तो उन चीजों की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अभी तो लोग सबसे पहले स्टोर करने में लगे हुए हैं। जो क्राइसिस आ रही है उससे एक सबसे बड़ा रीजन है कि स्टोर करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें विशियस सर्कल है। पहले हम पेशेंट को कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ भाई सब ठीक है, तुम आराम से घर पे रहो, कोई चीज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जब आपको टाइम आएगा तो आपको मिलेगी। बिल्कुल। और पेशेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट कि वो स्टोर ना करे या हॉस्पिटल की तरफ ना भागे। तो इससे क्या होगा कि विशियस सर्कल टूटेगा।
जी। और विसरस सर्कल टूटेगा तो जब कल पेशेंट को जरूरत होगी तो उसके लिए बेड भी अवेलेबल होगा, रेमडेसिविर भी अवेलेबल होगी और ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगी। तो इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर पिंकेश का ये बहुत बहुत अच्छा सजेशन है कि सारे फिजिशियंस को, किसी भी स्पेशलिटी को, नॉट ओनली फिजिशियन, किसी भी स्पेशलिटी को, इसका ट्रीटमेंट में कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। आईसीयू के बाहर जो भी ट्रीटमेंट है इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। बिल्कुल ABCD की तरह से है। तो हम कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को इंश्योर कर सकता है कि हाँ भी मैं हूं तुम्हारे साथ। और आज के डेट में अगर हम देखें तो कम से कम स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सबके पास हो चुका है। और जैसा आपने भी कहा डॉक्टर दीपक, जैसा डॉक्टर पिंकेश कह रहे थे कि अगर वो कनेक्टिविटी हम अच्छा सेटअप बनाकर दे सकते हैं तो बहुत सारे लोगों को घर बैठे ही जानकारी मिल सकती है, वो कनेक्ट हो सकते हैं, वो चाहे सरकारी तंत्र से या प्राइवेट तंत्र से। और उससे बेहतर एक और आपने जो बात कही कि जो घर भर लेने वाली हमारी आदत है, आज पेंडेमिक में हम दवाओं से भी घर अगर भरना चाहते हैं तो कम से कम इस आदत में तो हमें सुधार करना होगा, क्योंकि शायद हमसे ज्यादा किसी और को वास्तविक तौर पर उसकी जरूरत होती होगी या हो रही होगी। तो हमें इसका भी ख्याल रखना होगा, यह हमारी भी जिम्मेदारी है एक मानवीयता के आधार पर। डॉक्टर कुणाल, अगर हम संजीवनी की बात करें तो आज के दौर में लोगों के दिमाग में, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि 3-4 चीजें हैं वही संजीवनी का काम करेगी, वो उन्होंने मान लिया है। क्या ये स्थिति है? और अगर एक डॉक्टर के तौर पर आप उनको सजेस्ट करना चाहें कि भाई आप घर बैठे किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका सजेशन क्या होगा? किस तरीके से गांव का एक व्यक्ति, शहर का एक व्यक्ति ये समझे कि भाई ये बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी है, हम सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज भी सुरक्षित रहेगा, वो 2-3 चीजें क्या हो सकती हैं? देखिए सर, जो मेरा मानना है कि संजीवनी कोई नहीं है। जो कोविड का इन्फेक्शन है वही पूरा स्पेक्ट्रम है। यानी ऐसे भी केसेस हैं जिनको पता ही नहीं चला और उनको कोविड हो गया, और ऐसे भी केस हैं जो रैपिडली एक्सपायर हो गए, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई जी। तो पूरे स्पेक्ट्रम में अगर हम सोचें कि कोई एक संजीवनी है, एक रामबाण है जो अगर हमारे फ्रिज में पड़ा है तो हम उससे बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, इंफॉर्मेशन एक वेपन है और अनफॉर्चुनेटली हमने वेपन मास में डिस्ट्रीब्यूट किया कि जाओ अपनी रखवाली कर लो। अभी हर कोई रेमडेसिविर चाहता है, हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर चाहता है। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते हैं, सोसाइटी कह रही है चलो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने यहाँ 10 रख लेते हैं। अरे ये वेपन आपने इंफॉर्मेशन गलत हाथों में दे दी है। देखिए, एक पैटर्न होता है, जब कंट्री पे प्रॉब्लम हो ना तो हमें इंडिविजुअल लेवल से उठकर कंट्री लेवल पे सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। पैनिक बटन दबाने का राइट इंडिविजुअल को हम नहीं दे सकते हैं, और हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया है, क्योंकि हॉस्पिटल ने लिख के दिया ऑक्सीजन ले आओ, कहाँ से लाएगा? वो नहीं ला सकता भाई। तो गांव के लेवल पे मेरा सजेशन है कि एक ऐसा नोडल पर्सन अवेलेबल होना चाहिए हर पेशेंट के लिए, जो उसको बताए कि डोंट वरी, अभी तुम्हारे पैरामीटर ठीक चल रहे हैं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। और उस नोडल पर्सन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सीएमओ को वो रिपोर्ट कर रहा है उस सीएमओ उसको बेड अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि उसके अंदर 10 गांव है, 10 गांव में से 10% लोग ही बीमार इतने पड़ेंगे। जब पड़ेंगे तो वो बेड मिल जाएगा, एम्बुलेंस उसको लेकर जाएगी। सिस्टम इस तरह रन करना चाहिए, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमने वैक्सीनेशन में ऐसा कर दिया, सरकार ने वैक्सीनेशन में कर दिया ना, कोई मारामारी नहीं हुई। आप पोर्टल पे जाओगे, लॉगिन करोगे, आपका नंबर आएगा, वैक्सीनेशन लोगे, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा। आप पेशेंट हुए, आपका लॉगिन होएगा, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, आपका वाइटल्स अपलोड होएगा, आपका रेफरल प्रॉपर टाइम पे होएगा, प्रॉपर तरीके से होएगा। अभी हमारे अंदर जो पब्लिक के लिए जो रोल है वो ये है कि पैनिक बटन, क्योंकि आपको या मुझे, हमें भी 1 साल की ही कोविड की जानकारी है, हम लोग भी कोविड के लिए नए हैं, और जो हेल्थ सेक्टर के नहीं है उनको कोविड की कोई जानकारी नहीं। उनको पैनिक बटन या कुछ भी ऐसा अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात डॉक्टर कुणाल आपने कही है कि पैनिक बटन दबाने वाले तो बहुत सारे बैठे हैं, राजनीति करने वाले पैनिक बटन दबा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उसमें कोई भी किसी एक पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा, वो चाहे सत्ता में बैठी हो या विपक्ष में बैठी हो, वो दिखाई देता है। सोशल मीडिया का भी एक पैनिक बटन दबाने का रोल मैं देख रहा हूं लगातार। बहुत सारी नकारात्मक तस्वीरें एक तरीके से, और खुद मीडिया कर्मी भी कई ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक बातें निकल कर आती हैं। कुछ कहा जाता है कि नहीं, इन्होंने दिखाया है तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और इन्होंने नहीं दिखाया है तो ये पत्रकार बिके हुए हैं। मैं इन चीजों से उठकर ऊपर बात करता हूं। आपने कहा कि ये इंडिविजुअल तो विषय ही नहीं है, ये वैश्विक महामारी, और आज हमारे देश में
फिर से स्थिति खराब हो रही है उसी देश में जहां उस वक्त में स्थिति बेहतर दिखी थी, जब बड़े सक्षम देश धराशायी हो रहे थे। कोरोना काल की शुरुआत के दौर की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था, जहां पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो उस सेक्टर में वो हमसे कहीं ज्यादा आगे खड़े थे, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए। और उतनी ही बेहतर बात आपकी यह है कि डॉक्टर्स के लिए भी कोरोना 1 साल से ही जानकारी में आया है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों ने एमबीबीएस की पढ़ाई करते हुए या कोई भी रिसर्च करते हुए इस पर पहले से कोई डेवलपमेंट रखी थी या जानकारी रखी थी, उनके लिए भी नया है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत बेहतर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और गांव-गांव तक एक व्यवस्था ऐसी बने। यह काम जरूर सरकार का है, प्राइवेट संस्थानों का है, एनजीओज का है, ताकि व्यक्ति तक सही इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचे। डॉक्टर पिंकेश, अब यहां पर अगर मैं, चूंकि ये तो इस वक्त पूरे देश पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लिहाज से मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। हरियाणा में बाकी जिलों की स्थिति कमोबेश फिर भी ठीक है, लेकिन दिल्ली से सटे वाले इलाकों का वही हाल जो कि कोरोना काल की शुरुआत में था। जैसा कि डॉक्टर दीपक ने पहले कहा कि लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौर में यह आखिरी विकल्प होगा, क्योंकि हम पहले ही बड़ा लॉकडाउन झेल चुके हैं, एक आर्थिक हमारे ऊपर प्रहार हम झेल चुके हैं। अब हमें इससे लड़ना होगा और दोनों को पैरेलली चलाना होगा। इन जिलों की स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है कि हरियाणा के लिए क्या व्यवस्था और हो सकती है, सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर, समाज सेवियों के जरिए, एनजीओज के जरिए, इवन हमारे जरिए, ताकि हम वो जानकारी पहुंचा सके अपने दर्शकों तक? देखिए, जो लॉकडाउन है वो एक विकल्प है, और महाराष्ट्र में भी ये देखा गया है कि जब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, उनके जो केसेस हैं वो थोड़े थम गए हैं और उन्हें थोड़ी राहत मिली है। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं वो लॉकडाउन लगाने के फेवर में नहीं है। तो हम जो प्राइवेट लोग हैं, जो सोशल संस्थाएं हैं, जो आम लोग हैं, उनको अब इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा जी। और उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम लोगों को एजुकेट करें, सोशल मीडिया के थ्रू ही उन्हें एजुकेट करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ धोएं, जो वो रूटीन वाली चीजें हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही जरूरी है, लोग अपनी पूरी की पूरी वैक्सीनेशन कराएं। और अब तो सरकार ने 18+ लोगों के लिए भी 2 दिन के बाद वो शुरू हो जाएगी, वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर जो लोग एहतियात बरतें आपस में, और हम सारा जो दारोमदार है वो सरकारों पे ना छोड़ के अपने लिए, अपने से भी इसके अंदर कुछ करें, तो हमें इस पेंडेमिक में और इस बीमारी से हमें मदद मिलेगी और हम इस बीमारी पे विजय पा सकेंगे। डॉक्टर कुणाल, जो बात डॉक्टर पिंकेश ने कही है कि हर चीज हम सरकारों पर ना छोड़ें, मैं इसको थोड़ा डिटेल में अगर कहना चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजें सरकारों के जिम्मे ही होती हैं, लेकिन बहुत सारे जिम्मे हमें भी निभाने होते हैं। एक चर्चा लगातार चल रही थी कि सरकार चुनाव में व्यस्त है, राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त हैं, आम आदमी को छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों में, कोरोना काल की शुरुआत के बाद अगर हम देखें, पिछले कुछ महीनों में एक आम व्यक्ति का माइंडसेट भी तो बदल गया था। वो भी तो सैनिटाइजर भूल चुका था, वो भी तो मास्क को उतना ज्यादा जरूरी नहीं समझ रहा था। हम ये कहेंगे कि नहीं, नेता गलत हैं, हम कितने गलत हैं इस पर हमने कभी सोचा? ये माइंडसेट बदलना, ये भी तो एक बड़ा कारण था। आज फिर से जब झटका लगा है तो फिर शायद एहसास हो रहा है कि गड़बड़ हो गई, और सारी गड़बड़ी सरकारों ने कर दी या नेताओं ने ही कर दी है, वो किसी भी दल के हो, सत्ता में बैठे हो या विपक्ष वाले हो, क्योंकि उनका भी पेशा है राजनीति करना। जब एक आम व्यक्ति अपने लिए बाहर निकल सकता है तो वो भी बाहर निकल रहे थे। किसने किया से ज्यादा जरूरी है कि नुकसान देश का है। जब एक आदमी मरता है और उसके साथ परिवार वाले धक्के खाते हैं, तो वो उसका इंडिविजुअल लॉस नहीं है, आप यकीन कीजिए वो उस देश का लॉस है। बिल्कुल। अगर कोई लाखों रुपए फेंक करके कहीं एडमिट हो जाता है अननेसेसरी, तो वो अपने पैसे वेस्ट नहीं कर रहा, वो देश की प्रॉपर्टी वेस्ट कर रहा है, उसने अर्न किया है। लेकिन हमारी सोसाइटी इस तरह नहीं चल सकती। जब लड़ाइयाँ होती है ना, जब वॉर होता है, युद्ध पे जाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि गलती किसकी है, इसका बिल्कुल ऑडिट करना उस समय जब क्राइसिस चल रही हो, ये एक मूर्खता होती है। अभी हमें रेमेडी करनी है। रेमेडी जो हमारे हाथ में हम करेंगे, जो सरकार के हाथ में सरकार करेगी, जो पब्लिक के हाथ में पब्लिक करेगी, जो सरपंच के हाथ में सरपंच करेगा। हर किसी को रेमेडी करनी है, रादर देन मैं सोचूं कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ तो आज से मैं आजाद चिड़िया हो गया हूँ। दैट्स द रॉन्ग थिंग। हम हॉस्पिटल में फेस शील्ड लगा के बैठते हैं, जब ओपीडी में बैठते हैं, डबल मास्क, फेस शील्ड, हम सारे वैक्सीनेटेड हैं। इसलिए
कि हमारा देश है भाई, हमें बिल्कुल। उनको मैसेज देना है, हमें देश के लिए करना है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी जिम्मेदारियां पहचाने, रेदर देन हम ब्लेम करें कि ये क्यों हो गया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। कोरोना किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ रहा, चाहे डिसिप्लिन कंट्री हो चाहे इनडिसिप्लिन कंट्री हो, और ये हम सबके पास पहुंचेगा। ये भी अब धीरे धीरे हम सबको समझ आ गया है। लॉकडाउन जो है वो सिर्फ इसको स्लो कर सकता है। बिल्कुल बस बिल्कुल। ये एक विशियस साइकिल है। आप इसका फाइनेंशियल अगर इम्प्लीकेशन देखेंगे तो मैं उत्तराखंड में हूँ अभी, और मैं देखता हूँ कि 20 ईटरीज खुल गई, यानी खाने पीने के छोटे छोटे ढाबे, जो पिछले लॉकडाउन में जॉब छोड़ के आ गए, उनके पास पैसे नहीं है। जान बचाना प्रायोरिटी है, देश बचाना प्रायोरिटी है। हमें कुछ ऐसा डिवाइस करना है जिसमें हम सिस्टम को चला सके, जान बचा सके, और इंडिविजुअल लेवल पर सबको एश्योर कर सके कि भाई आप लेफ्ट आउट नहीं हो, आप अपने आप रेमडेसिविर ढूंढने मत जाओ जी। सिस्टम आपके साथ है, देश आपके साथ है। आप एक एनआरकी वाले देश में नहीं रह रहे हो। आप जब लॉग इन करके हॉस्पिटल ढूंढ सकते हो तो सरकार लॉग इन करवा के पेशेंट को भी ट्रेस कर सकती है कि भाई ये रहा पेशेंट, इसका सेचुरेशन आज का इतना है, इसको पकड़ो। इसको जैसे पिछले बार हमने पकड़ा, एक पॉजिटिव आता था, अब देखो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कितनी भयानक होती थी, सबको पकड़ पकड़ के एडमिट कर लेते थे। अब रिवर्स हो गया, हमने छोड़ दिया। हम किसी का पॉजिटिव आता है, कहते हैं एडमिट हो जाओ, वो कहते हैं मुझे घर जाना है। हम प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, अटेंडेंट को समझाने के बाद भी वो कोविड टेस्ट नहीं करता जी, वो घर चला जाता है समहाउ, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। उसको लगता है कि मैं टेस्ट करूंगा मैं फंस जाऊंगा, सोसाइटी बाइकआउट कर देगी। वी हैव टू फील कि सोसाइटी उसको इंक्लूड करे। विलेज वाले उसके लिए खाना बना के दें उसको कि भाई 14 दिन तुम क्वारंटाइन हो। खाना सरपंच की जिम्मेदारी है, मोहल्ला में या मेयर में या विधायक की जिम्मेदारी है कि जो क्वारंटाइन है उसके घर पे फैसिलिटी पहुंचे, वो आउटकास्ट ना हो। ये एक सोशल इशू है, हेल्थ इशू भी है, बट 90% लोगों के लिए जो ठीक हो रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं, उनके लिए सोशल इशू है। वो इससे शाई ऑफ कर रहे हैं बिकॉज हमने सोशल स्ट्रक्चर ठीक नहीं किया। प्रोबेबली विद टाइम हर कोई सीख रहा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी सीख रहा है, डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं, पब्लिक भी सीख रही है। प्रोबेबली हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट आई फील कि हमें बहुत रैपिडली जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब इसमें तेजी की आवश्यकता है, और जहां पर जो जिम्मेदारी एक पंच की, सरपंच की, एक जनप्रतिनिधि की, वो किसी भी लेवल के हो, वो भी अगर निभाए, साथ में प्राइवेट सेक्टर, हम जैसे लोग जो कि पत्रकारिता करते हैं, वो भी सही सूचना सही जगह तक पहुंचाएं, या फिर उसके अलावा जो सरकारें हैं वो भी इस दौर में, जब ये देश की बात है तो राजनीति वो करते रहेंगे, अगर बचेंगे तो जरूर राजनीति होती रहेगी, लेकिन कम से कम एक अच्छी चीज तंत्र डेवलप करने के लिए वो अगर साझा तौर पर करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर दीपक अग्रवाल, अगर जैसा डॉक्टर कुणाल ने कहा कि आज आप सबको भी एहसास है कि हां ये कोरोना हर हाल में लगभग हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा, किसी भी तरह से पहुंचेगा, इसके लिए आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए। लड़ना कैसे है उससे, सरकारों से मदद क्या चाहिए और सरकारों को करना क्या चाहिए, यह एक चर्चा का अलग विषय हो सकता है। एक व्यक्ति अगर गांव में है या दूर दराज इलाके में है या शहर में भी उतना सक्षम नहीं है कि वो अस्पताल जा पाए, तो आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे कि हां वो वाकई अपने घर में उन संसाधनों में, उन व्यवस्थाओं में अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे, और आज की जो स्थिति है कि हमें अस्पताल जाने से बचना चाहिए, वो माइंडसेट कम से कम उसका टूटे, बहुत जरूरी ना हो तो? जैसे कि पहले भी डॉक्टर पिंकेश ने कहा और मैंने भी अभी इसी बात को हाईलाइट किया था कि इसमें हम डॉक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि हम उसको इंश्योर करेंगे वो पेशेंट किसी ना किसी तरह से किसी डॉक्टर के साथ अटैच होना चाहिए और डेली अपना हेल्थ के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में बता सके जी। अगर हम ये करवा पाए उसके साथ तो पेशेंट के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, उसको एक मोरल सपोर्ट भी मिलेगा और पेशेंट घर पर भी रहना चाहेगा। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब आजकल जब इतने स्मार्टफोन आ गए हैं तो हम इवन व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं और सारा ट्रीटमेंट व्हाट्सएप वगैरह में दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। अगर हम इसमें मेरे पास भी जो फोन आते हैं, मेरे बहुत ही दूर गांव से फोन आते रहते हैं और मैं उनको बताता हूँ
कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, क्या क्या वो करना है। इवन सो मच सो कि 92 ऑक्सीजन के पेशेंट भी गांव में घर पर मैनेज हो रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन। बिल्कुल बिल्कुल। और जस्ट बिकॉज कि मैं उनसे कहता हूँ एक भी परेशानी आती है इमीडिएटली मेरे को फोन करके पूछिए। तो अगर हम ये कॉन्फिडेंस अगर उन्हें हम दे पाते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट मूव नहीं करना चाहता। पेशेंट इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी घर पे ही रहना चाहता है, अगर हम उसको कॉन्फिडेंस दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस का ही सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उस तक कैसे पहुंचे या उसके अंदर कैसे आए, इसके लिए जरूर एक सिस्टम होना चाहिए जिस पर सारे हमारे जो मेहमान हैं वो फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर पिंकेश, जब कोरोना आया तब चर्चा ये होती थी कि एक वायरस आ गया है, चीन से आया है, वुहान से आया है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, ये साजिश है। छोड़ दीजिए, वो दौर बीत गया। फिर से कोरोना आया है, आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, इसमें चेंजेस हैं, शायद वायरस ने म्यूटेशन किया है। इंडिया में जो हमारी इम्यूनिटी थी, जिसकी चर्चा हम कोरोना काल में कहते थे कि हम इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर कहीं ज्यादा बेहतर है यूरोपियन कंट्रीज से, बाकी अन्य देशों से, इस वजह से हम पर बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा। तो वायरस भी शायद ज्यादा समझदार निकला, उसने हमारी इम्यूनिटी के हिसाब से म्यूटेशन कर लिया होगा। आज के दौर में स्थिति ये क्यों बन रही है और इसमें आपका सुझाव क्या होगा? क्योंकि एक आम व्यक्ति जो घर से बाहर निकला भी नहीं, उस तक भी वायरस पहुंच गया। सिम्टम्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए। शुरुआती दौर के जो पहले सिम्टम्स थे उसमें पूरी तरह से ड्रास्टिक चेंज है। वो जो चीजें हैं उसमें कई बार असमंजस में आदमी आ जाता है और समझ भी नहीं पाता है। तो वहां के लिए आपका सजेशन क्या है? देखिए, हम पुराने जमाने की लड़ाइयों में भी देखते थे, जब दो दुश्मनों के बीच में लड़ाई होती थी तो अगर एक बार लड़ाई हार गया तो दुश्मन दोबारा तैयारी से आता था और उस पर अटैक करता था। तो कोरोना ने भी कुछ ऐसे ही किया है कि पहले जो वेव थी वो निकल गई, दूसरी वेव में जो कोरोना है वो म्यूटेशन करके आया है, बदल के आया है, और उससे जो बीमारी की मार है वो काफी ज्यादा हो गई है। पहले जो इन्फेक्टिविटी थी वो कम थी कि एक जो कोरोना वाला मरीज है वो इन्फेक्शन कम फैलाता था, लेकिन अब जो वायरस आया है इसकी जो फैलाने की, बीमारी फैलाने की क्षमता है वो 4-5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसकी मार ज्यादा है। जो पहले मोर्टालिटी थी, मृत्यु दर थी कि अगर 100 मरीज कोरोना से आए तो उसमें मृत्यु दर 1% से भी कम था जी। लेकिन अब जो है वो 4-5% के करीब आ रहा है, जो कि हाई मृत्यु दर है। दूसरा, ये बहुत जल्दी फैल रहा है। पहले जो कोरोना केसेस की संख्या थी वो महीने के अंदर 15 दिन में डबल हो रही थी, लेकिन अब 4-4 दिन में डबल हो रही है। तो इसलिए केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी मृत्यु दर ज्यादा है और उसकी जो मार ज्यादा है और उसका जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा है जी। और एक नई बात देखी गई है कि पहले जो ये था कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं था, अब तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है। इससे और ज्यादा लोगों को फैल रहा है कोरोना और उसकी मार बढ़ रही है। इस वजह से जो है हम लोगों को दिक्कत आ रही है, केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए अस्पताल पे लोड ज्यादा पड़ रहा है। पिछली वेव में अस्पताल पे इतना लोड नहीं था, लेकिन इस वेव में जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं, जो उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी इस म्यूटेंट वायरस की वजह से बहुत ज्यादा है और उनको डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को उन मरीजों को संभालना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से हमें इस वेव से ज्यादा संभल के रहना चाहिए और बच के रहना चाहिए। और एयरबॉर्न इन्फेक्शन की वजह से ये हमें घर में रह के भी या हम उसी सोसाइटी में क्लोज कांटेक्ट में, बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर उसी एरिया में हम लोग रह रहे हैं तो हमारे पे भी ये जो है वायरस है अटैक कर रहा है और हमें जो है इससे दिक्कत आ रही है और आम आदमी को दिक्कत आ रही है। इसी की वजह से हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो रहा है और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसी की वजह से आ रही हैं। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा जो वर्कलोड है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, पेशेंट लोड इतना ज्यादा होगा। और कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इतने ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हमारी एस्टिमेशन ठीक ना होने की वजह से, असेसमेंट ठीक ना होने की वजह से जो है वो पेशेंट की जो है मृत्यु दर जो है वो जो ज्यादा हो। बिल्कुल, देखिए ये व्यवहारिक बात है और जैसा आपने कहा डॉक्टर पिंकेश कि कई बार जो हम सोचते नहीं है वैसा हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वायरस, एक कृत्रिम वायरस पूरी दुनिया को इस तरीके से बर्बादी की कगार पर खड़ा कर देगा। वो अलग बात है कि आज के दौर में राजनीति वैश्विक स्तर पर भी हो रही, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही, प्रदेश स्तर पर भी हो रही,
लेकिन ये कोरोना किसी को पहचान कर नहीं जाता है, कहीं भी पहुंच सकता है। और आज के बदले हुए दौर में इसके पहुंचने की गति और तरीके उसमें भी कई ज्यादा गुना अगर हम देखें तो वृद्धि हो चुकी है। इसलिए आपको हर हाल में इंडिविजुअली सोचते हुए इस हिसाब से भी काम करना होगा और सोचना होगा कि आपदा है सबके लिए है, किसी के लिए बांट कर नहीं आई है और बांट कर लाई भी नहीं गई है। डॉक्टर कुणाल, आखिरी कमेंट ही आपका मैं चाहूंगा। यहां पर सबसे अहम यह हो जाता है कि जो परिस्थितियां पिछले लगभग 2 हफ्ते में हमने देखी, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, देश की राजधानी दिल्ली का हो, उसमें फिर से एक सरकारी स्तर पर सक्रियता तो आई है। जो जरूरतें अचानक से बढ़ गई थी उनकी पूर्ति करने की कोशिश देश के अंदर और देश से बाहर से भी अगर लाकर करने की तैयारी थी तो उसमें भी गति बढ़ी है। अब हमें किस तरीके से आगे के लिए तैयार होना है, क्योंकि एक मोटा मोटा आंकड़ा दिया जा रहा है या लोगों के मन में बात आ रही है या सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि जो पीक होगा इसका वो मई 10 से 15 के आसपास हो सकता है। आज की स्थिति हम देखें तो प्रतिदिन लगभग 3 लाख से ज्यादा केसेस देश में निकल रहे हैं। इसमें आपका क्या सुझाव है और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर रहना है, सतर्क रहना है? देखिए सर, ऐसा है कि ये सही है जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, और हमने इसमें टेस्ट थोड़े से कम किए हैं। कम मतलब अब अटेंडेंस या हमारी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी पिछले बार थी। इसलिए अगर 3 लाख केस दिख रहे हैं तो 1 लाख भी 5 लाख ज्यादा भी हो सकते हैं जी। तो मुझसे अगर पूछे, मेरा असेसमेंट कहता है कि मोर्टेलिटी रेट तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब पीक था वो 1 लाख 1.25 लाख का था और उसमें हमारी मैक्सिमम डेथ 1000 के आसपास थी। जी जी। अभी वो 3 लाख का पीक है और हमारी डेथ 3,000 है, 3,000 है। और ये पीक हमारा ऑलमोस्ट हिडन है, डबल द केस सोसाइटी में घूम रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी केस देखे, रेशियो देखे दिल्ली में 10,000 सैंपल किए तो 3,500 सैंपल पॉजिटिव है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर हम सीरो सर्वे करेंगे तो अधिकतर लोग पॉजिटिव हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो डेथ रेट तो स्टिल आई फील कि डेथ रेट हमारा कंट्रोलेबल है। अभी फ्यूचर के लिए तैयारी ये है कि हमें इन्हीं रिसोर्सेस में उनको कैटेगरीज में बांटना है, स्ट्रिंजेंटली बांटना है, लॉकडाउन की तरह कड़ाई करके बांटना है कि आपका हेल्थ आपका इशू है बट ये नेशनल इशू भी है। बिल्कुल बिल्कुल। माइल्ड सिम्टम के लिए इधर उधर नहीं भटक सकते हैं। आप माइल्ड सिम्टम के लिए इस पोर्टल पे रिपोर्ट कीजिए, या आपके पास सपोर्ट है। अगर हम उन्हें, जैसे डॉक्टर दीपक बता रहे, डॉक्टर पिंकेश बता रहे कि अगर हम उनको नंबर देते हैं या हम अवेलेबल है, मैं भी कई दोस्तों के साथ अवेलेबल हूँ, पुराने बचपन के मित्र हैं, गांव के लोग हैं, तो उनमें पैनिक कम है, वो इधर उधर नहीं भटक रहे। बट 1.35 इतना बड़ा बिलियन में हम लोग हैं, 135 करोड़, इतनों को डॉक्टर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इस डॉक्टरी लेवल को नीचे करके हेल्थ वर्कर, वॉलंटियर हर लेवल तक ले जाना है। कोई भी BA पास, कोई भी 8th पास, जो समझ सके कि भाई सैचुरेशन इतने से ज्यादा ठीक है, दवाई ऐसे लेनी है, 1 a day, 2 a day, ताकि वो हर आदमी को एक सपोर्ट रहे कि भाई ये बंदा तो है मेरे पास। तभी हम सोसाइटी के डीप तक पहुंचेंगे। जब विलेजेस में कोरोना का ब्रेक होगा, जैसे महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, यहाँ पर तो आप गाड़ी उठा के पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। उत्तराखंड में चमोली में जब ब्रेक होगा, पहुंचने में 10 घंटे लगने। मैं नहीं चाहता कि कोई अननेसेसरी 10 घंटे ट्रेवल करे, पूरे बस में वायरस फैलाए और हम उसको यहाँ कहें कि तुम वहां भी ठीक हो सकते थे। ये पैनिक, ये डिस्ट्रेस हमें बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कुणाल की ये जो पैनिक है या ये जो इंफॉर्मेशन का एक तरीके से गैप कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं, अगर उसमें डेवलपमेंट हो और उसमें हर एक स्तर का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, जैसा आपने भी कई बार जिक्र किया, बाकी विमानों भी किया, तो शायद सरकारों का बर्डन, हमारे इन तमाम डॉक्टरों का बर्डन वो कम होगा। क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहां पर एक डॉक्टर अपनी सेवा भाव से काम तो कर रहा, लेकिन पैरेलली कई जगहों पर कुछ गलतियां भी दिखाई देती हैं, कमियां भी दिखाई देती हैं, प्राइवेट हो या सरकारी। लेकिन राष्ट्रीय आपदा है, एक बार फिर से आई है, बदले दौर में आई है, बदले स्वरूप में आई है, तो हमें अपने आप में, व्यवहार में भी बदलाव करना होगा। हर काम डॉक्टर या सरकार ही नहीं करेंगे, कुछ काम हमें भी करना होगा। हमारी जिम्मेदारी यह भी होनी चाहिए कि हम भी बचे और दूसरों तक सही जानकारी, सही सूचना दें, वरना राजनीति का शिकार होने से बेहतर है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, कोरोना का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुणाल आपका, डॉक्टर दीपक आपका और डॉक्टर पिंकेश आपका। तो सकारात्मक चर्चा और सकारात्मक विचार और सही जानकारी,
ये अगर बेहतर हो तो अपने आप में कई कमियों से हम बच सकते हैं, कई दिक्कतों से हम जूझ सकते हैं। सरकारों की कमियां होती हैं, इतने बड़े देश में बहुत सारी कमियां हैं भी, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में और स्वीकारने में, लेकिन वहां पर एक आम व्यक्ति की भी अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए जिम्मेदारी होती है, उसको भी हम निभाएं तो हम सुरक्षित खुद भी रहेंगे, प्रदेश भी रहेगा और देश भी रहेगा। नमस्कार।